अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सर, आज जो एक मायूस-कुन दिन रहा है पूरी कौम के लिए, कि न्यूज़ीलैंड ने एक तयशुदा जो सीरीज़ थी वो मनसूख कर दी अचानक, और एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। चलें, वो तो एक जो एक हुकूमत की जो इश्यू था वो हल करी थी, जिस तरह डील करना था वो होगा। लेकिन जिस तरह की ट्वीट्स और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद आपने देखा कि इसी स्टेटमेंट को लेके मरियम नवाज़ के पूरा भारत बगलें बजा रहा था, आज खुश हो रहा था। तो वो बुनियादी तौर पर उस सवाल का मैंने आपसे जवाब जानना है। क्या ऐसे इवेंट्स के ऊपर, ऐसे मौकों के ऊपर कौम को यकजा नहीं हो जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बुनियादी तौर पर ये अंदर की मेंटेलिटी शो करता है, और अब तो कोई डाउट नहीं रह जाए, पूरी कौम को समझ आ जाना चाहिए कि नवाज शरीफ की यारियां दोस्तियां जो है वो, अगर वो लंदन में उन्होंने मुलाकात की चंद सहाफियों के साथ, वहां अशरफ गनी, नरेंद्र मोदी सबसे दोस्ती का प्रचार किया कि उनसे दोस्ती है, तो समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा जो टोटल प्लान था ये बुनियादी तौर पर इंडिया का ही प्लान था। और उनके फ्रंट लाइन पे जो खिलाड़े हैं ये, वो नवाज शरीफ या उसकी बेटी है, तो उन्होंने साबित कर दिया है। यानी इनमें तो ना अक्ल है, ना शर्म है, ना हया है। यानी इंसान को स्टेट्समैन तो होना चाहिए। एक स्टेट्समैन पता नहीं कैसे ख्वाब देख रहे हैं ये लोग इस मुल्क का वजीर आजम बनने की। अब कौम को समझ आ चुकी है, इनको जूते मारेगी लेकिन इनको वजीर आजम की सीट पर अब नहीं बिठा सकेगी। सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा सर, बड़ा ख़ास मामला है, क्योंकि कौम काफ़ी मायूस थी, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया, क्योंकि मुझे भी बड़ी मायूसी हुई कि जिस तरह हुकूमतों का मामला है, उनकी टीम का जो भी एक मामला था, वो उस पे उन्होंने ज़रूर खदशे का इज़हार किया। दूसरा, जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जब टीवी के ऊपर बात हो रही, तो इस तनाज़ुर में मैंने आपसे सवाल किया। सर, दूसरा एक, आप बहुत बड़ा एक और काम करने जा रहे हैं, वो भी कौम के लिए। मैंने सुना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आपकी खिदमात हासिल करने की जो है वो उन्होंने कोशिश की है, बल्कि खिदमात हासिल की हैं जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब के लिए। अब क्या कानून के मुताबिक वो रेफरेंस दायर हो सकता है? दूसरा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या इंटरेस्ट है कि वो काज़ी फैज़ ईसा साहब के लिए जो है वो रेफरेंस दायर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं, ये टोटल जो है ना इनिशिएटिव जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानी का है। उन्होंने मुझसे राय पूछी कि क्या रेफरेंस दायर हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या तरीक़ाकार है या क्या वजूहात है, वो मैं आम कौम के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर आर्टिकल 209 के तहत कोई भी जज को रिमूव किया जा सकता है, मेंटल इनकैपेसिटी हो उसकी, या ऐसी पोजीशन ना हो जज के तौर पर, या मिसकंडक्ट के तौर पर। तो यहाँ मिसकंडक्ट की इंटरप्रिटेशन जो ली जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता जो है ना वो उस पे इल्ज़ामात आ जाएँ इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से, जो भी आप कहें, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, सेक्शन 9 नैब का यहाँ इत्तला करना पड़ेगा कि आपके अपने असासे आपकी औकात से ज़्यादा हो, इस्तिताअत से ज़्यादा हो, बच्चों और के नाम पर अगर जायदादें रखी हों और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको सामने रखते हुए देखा जाए तो ये मिसकंडक्ट के ज़िम्रे में आता है। वैसे भी इनमें हमें ज़रा समझना है पहले, हम ज़रा रिपोर्ट को, एफबीआर की रिपोर्ट को एक तरफ रख दें फॉर द टाइम बीइंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवाल बड़ा सीधा-सा है। जायदादें मौजूद हैं, जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाज़ साहब ने मान लिया कि जायदादें हैं, वो जाए क्या जो मर्ज़ी कहते रहे कि बीवी के नाम है या जिसके मर्ज़ी नाम पर है। बीवी के नाम पर जाए या बच्चों के नाम पर है, वो जायदादें डिक्लेयर नहीं है, बड़ी वाज़ेह तौर पर और क्लैरिटी के साथ। फिर बताया ये जाता है कि जो इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कि ये पैसे भेजे गए थे बच्चों के अखराजात के लिए। तो बच्चों ने और तालीम हासिल की तो कहाँ से खर्चे किए पैसे, यकीनन यही खर्च किए हैं उन्होंने, तो इससे जायदादें तो खरीदी नहीं जा सकती थी। अच्छा, और ये पैसा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ था, तो ये कमाया कहाँ से, आया कैसे, वो भी नहीं है सबूत उनके पास। कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम है, वो कहीं डिक्लेयर नहीं की हुई। फिर एक और जॉइंट अकाउंट है जस्टिस काज़ी फ़ाज़ साहब मिसेज़ सरीना ईसा का, जो डिक्लेयर नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं सामने, अभी तक जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरिट के ऊपर इस केस को देखा ही नहीं है। मेरिट पे उन्होंने देखना है, देख के तो शोकॉज़ जारी करना है। पहले तो सदर के रेफरेंस के अंदर टेक्निकल लैकूनास देखे गए और उसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया।
यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि बिल्कुल रेफरेंस दायर किया जा सकता है। बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दिया जा सकता है, सदर को भी भेजा जा सकता है। सदर पाकिस्तान को दोबारा भेजा गया तो फिर ये कहेंगे बदनीति का एलिमेंट, फिर ये बात सामने आएगी। तो इसलिए मैंने तजवीज़ यही दी है कि आप बराह रास्त जो है ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें। रेफरेंस वो तैयार कर रहे हैं, मुझसे जितनी राय पूछी है, मेरा नहीं पता, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर। और बहुत सारा है, थोड़ा बहुत नहीं है, कोई काफी ज्यादा ओवरसीज है जो चाहते हैं, और उनका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि जब सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है, जर्नैलों का एहतसाब हो सकता है, तो जजों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? जजों को भी एहतसाब के दायरा कार में, और मैं तो मेरी जाती राय के मुताबिक तो है। मैं तो इसमें इस हद तक भी क्लियर हूँ कि यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है, वह नैब की इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यानी एक सरकारी अफसर जो है और वो उसके बीवी बच्चों के नाम पर जायदादें हो और मिसकंडक्ट का मुर्तकब हो तो उसको तो मुलाजमत से निकाल दिया जाता है, लेकिन साथ साथ उसको नैब की चक्की से भी गुजरना पड़ता है। तो एक जज के भी हवाले से अगर मिसकंडक्ट वो नहीं भी करना चाहते तो ये नैब का केस भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बनता है। सर, ये नैब आज खुद का कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कई केसेस हमने ऐसे भी देखे कि खबरों में जब बात आती है करप्शन की, बदعنवानी की या किसी की शख्सियत के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है, तो किसी जज के खिलाफ अगर कोई ऐसी असासों की चीज़ थी, तो नैब ने आज खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई ऐसी वजह सामने आ सकती है सर? सर, सेक्शन 18 जो है नैब कानून का बड़ा वाज़ेह तौर पर है। एक तो है कोई शिकायत दर्ज करे, दूसरा है वफाकी या सूबाई हुकूमत के, तीसरा नैब को आज खुद इख्तियारात मौजूद है। और मैंने इस सिलसिले में एक खत भी लिखा है। मेरे यहाँ प्रोग्राम हुआ था साबका अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब से, जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे अपने दौर में, तो उन्होंने भी उस वक्त इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पर राय दी थी कि जो जज है उसको इस्तिस्ना कोई नहीं है। और मैं तो जो कि इस्तिस्ना का इसलिए कायल हूँ कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस मामले को देखती है तो अदलिया की आज़ादी को सामने रखते हुए इसमें किसी और इदारे को नहीं आना चाहिए। लेकिन अब सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, उंगलियां उठी हुई हैं, प्रॉपर्टी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रेल है, मनी ट्रेल नहीं है, ज़राए आमदन नहीं है, और डिक्लेयर भी नहीं की थी। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए नैब आज भी देख सकती है। नैब को वजाहत के लिए मैंने भी खत लिखा हुआ है कि इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर बताएं कि क्या कि जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, किस कानून के तहत इस्तिस्ना है, जबकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। सर, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये रेफरेंस दायर करते हैं आपके तवज्जुह से, तो आप समझ रहे हैं कि केस काफ़ी मज़बूत है? जैसे काज़ी फैज़ साहब को अपनी इस मुलाज़मत से हाथ धोने पड़ सकते हैं, उल्टा एहतसाब के लिए भी उनको जो है वो सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मौका अच्छा मिला था उनका कि जब सुप्रीम कोर्ट के ने पहले मामला जब भिजवाया था, सुप्रीम जुडिशल का एफबीआर को भिजवाया था कि उसकी तहकीक करके सामने आए, मौका पूरा मिला। एफबीआर ने पूरी तहकीक की, उसके अंदर मनी ट्रेल नहीं आ सका, ज़राए आमदन नहीं आ सके, और ये सवाल की भी तशरीह रह गई कि जनाब अगर वो पैसे तालीम के लिए भेजे तो प्रॉपर्टियाँ कैसे खरीदी। और तकरीबन 2003 से लेकर 2000 गालिबन जो पीरियड था उस दौरान की इनकम टैक्स रिटर्न जब देखिएगी तो 5 साल की रिटर्नों में 1 करोड़ रुपए के करीब था, जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी तनख्वाहें लेती थी। वो बड़ी जितनी भी तनख्वाहें आप लेते हो, तो वो जब चीजें सारी सामने आई तो उसके अंदर अपना को 1 करोड़ के करीब बना था, और 10.5 करोड़ के करीब जो है ना ये टोटल प्रॉपर्टीज की डिटेल बनी। अगर ये करोड़ निकाल भी दिया जाए तो 9.5 करोड़ रुपया जो है उस पर 3.5 करोड़ के करीब टैक्स लगा था। इसीलिए एफबीआर ने भी बकायदा दरखास्त दी कि सब्सटेंशियल गवर्नमेंट रेवेन्यू है, रेवेन्यू को लॉस है। लेकिन अगर इनकम टैक्स अगर आप आएंगे नैब के कवानीन के तहत तो ये तो सारी की सारी जायदादें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आप, सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है जो जज बनने से पहले की खरीदी हुई है तो वो बच सकती है, लेकिन 2 प्रॉपर्टी जो हैं वो फिर भी नैब के कवानीन के तहत उसके अंदर आ सकती हैं। जायदादें भी सब जब्त हो सकती है और जुर्माना भी आ सकता है। मैं याद रखिएगा शायद साहब, मैं अदलिया की आज़ादी का कायल हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये नैब ना ले। अगर नैब अगर देखा जाए तो यार डिस्क्रिमिनेशन तो नजर आती है। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर सरकारी अफसर या
एमएनए या पार्लियामेंटेरियन ये करे तो उसे तो भाई नैब गिरफ्तार करती है, 90 दिन का रिमांड लेती है, फिर वो जेल में जाता है, फिर वो जमानत होती है। तो वो तो बड़ा एहतसाब का तो तरीकाकार बड़ा जबरदस्त है। अब क्या वो जज पे इतलाक होता है, ये मैंने नैब पे छोड़ा हुआ है कि नैब इस पे अपना ओपिनियन दे। सर मैंने एक खबर भी तकरीबन 3 हफ्ते पहले ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब की तौसीह हो रही है। तो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्तों ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर चलाई कि चौके-छक्के चुंग लगने वाले हैं, वज़ीर-आज़म साहब के साथ चेयरमैन नैब साहब का जो है वो मिज़ाज मिल गया है। तो इसलिए करप्शन के खिलाफ ऐसे कार्रवाइयाँ होंगी जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए। सर दूसरा एक और सवाल करना है आपसे क्या जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो एलिवेशन का मामला था, क्या वो अब खत्म हो गया है? उनका मुस्तकबिल क्या होगा? और आप ये भी आप देखेंगे कि ये शायद अगर वो डेफर भी होता है मामला तो क्या एक तारीख में पहली दफ़ा चीफ जस्टिस की जानिब से जो तजवीज़ किए गए जज हों, क्या उनकी एलिवेशन जो है वो वापस हो जाएगी? एलिवेशन नहीं हो सकेगी? अच्छा देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात पहली मैं बात आपको वहाँ जो आपने पहला सवाल किया है ना, चेयरमैन नैब के हवाले से 535 अरब की रिकवरी है सिर्फ़ 3 सालों में। 290 अरब की रिकवरी है जब से इदारा ये बना 1999 से लेकर 2002। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब की बड़ी कामयाब परफ़ॉर्मेंस है, ज़बरदस्त है। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कानूनी तौर पर ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम ला के जो खबर आपने दी थी क्रेडिट आपको जाता है। वो और बाद में मैंने भी प्रोग्राम किया, मैं ये कहूँगा मैंने नहीं प्रोग्राम किया है इसके ऊपर, मैंने भी प्रोग्राम इस पे किया है, लेकिन आपके बाद किया है। ये मानना पड़ेगा कि ये एक्सक्लूसिव खबर आपकी थी और बार-बार मेरे पास डाटा जो बाद में आया, जो ड्राफ्ट मैंने बैठकर देखा, वो भी मैंने शेयर नहीं किया किसी के साथ। लेकिन ये जो है ना एक्सटेंशन होने जा रही है। अब अगला जो सवाल आपका है जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से, इश्यू जो है ना पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि चीफ साहब की नॉमिनेशन जो है ना वो किसी तरह से जो है ना वो आप सुप्रीम कोर्ट की हद तक, हाई कोर्ट में तो हम देखते रहे हैं। और याद रखिएगा बात कि ये मामला 4-4 से टाई हुआ है, ना रिजेक्ट हुआ है, ना एक्सेप्ट हुआ है। ना रिजेक्ट हुआ है, ना एक्सेप्ट हुआ है। अब तो मामला जी, सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस वकार सेठ ने और पिटीशन दायर की थी कि सीनियरिटी के मुताबिक जो है ना वो जज तैनात होना चाहिए। वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। मैं भी पिटीशन तैयार कर रहा हूँ, मैं भी आने वाले दिनों में पिटीशन लेकर जाऊँगा। मेरी नज़र के मुताबिक या मेरी कानूनी समझ-बूझ के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक जो है ना वो जज तैनात हो चुकी है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 939। जुडिशियल कमीशन के जितने मेंबर हैं ना, वो एक ज़ाती हैसियत में है। वो एक कानूनदान के यानी ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उनका, ये अदलिया का फैसला नहीं है। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर कोई पिटीशन जाती है या सुप्रीम कोर्ट पहले लेती है, उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय हो जाता है, तो जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती जो है ना सुप्रीम कोर्ट में कन्फर्म है। सर आपका वैसे एहसान होगा कौम के ऊपर क्योंकि हर दफ़ा ये मामला बीच में आता है। आपको पता है कि अहलियत का मामला हो, चाहे इखलाक का, कंडक्ट का मामला हो, उसके बाद फिर वुकला तंज़ीमें जो आपके सामने जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए सामने आ जाती हैं और बड़े-बड़े फैसले जो है वो रह जाते हैं। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा ये दोनों मामले ले जाएँगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और जजेस की सीनियरिटी के हवाले से। अच्छा ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मुझे एक साबका चीफ जस्टिस का फ़ोन आया। वो जजेस के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बड़ी बात ये देखिए ना उन्होंने कॉम्प्लीमेंट देने की बात की तो मुझे भी उन्होंने कहा मैंने कहा नहीं जी मैं तो देखिए अपने रब के लिए इस कौम के लिए बैठा हूँ हमारा काम है कि जजेस के लिए बैठना उनकी लड़ाई उन्होंने तो आगे नहीं ना बोलना हम लोगों ने लड़ाई लड़नी है बात काउंसिल में बैठ के मैं बदनीति नहीं कर सकता मैं हैरान हूँ कि उस दिन अपना जो अदालती साल शुरू हुआ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने बदनीति पर अपनी तकरीर की जैसे किसी अपना सियासी जमा मरियम नवाज ने तकरीर लिखी हुई दी थी यानी कानूनदान होने के बाद हम ऐसी बातें करें कि जो कानून से हटके हो तो शर्म से डूब मरने का मकाम है तो इस हवाले से हम तो खड़े हैं साथ और हम काम इसलिए खड़े हैं कौम के लिए खड़े हैं हमारा कोई काम नहीं है कि हम ये जो बड़ी-बड़े है ना जो सियासत करते हैं उनका आपको पता है बड़ी-बड़ी फीसें वो भी लेते हैं, टका कर फीसें लेते हैं और सियासी जमातों में उनका उठना बैठना है तो वो किसी एजेंडे के तहत चल रहे होते हैं। हमारा काम बड़ा सीधा-सा है, हमने कौम के लिए करना है और हर काम में कौम के साथ खड़े हो।
बहुत शुक्रिया सर। यही बात है कि सियासी जमातों के एजेंडे लेके जब वुकला तंजीमों में आगे ओहदे लेते हैं तो उसके बाद फिर वो जाके मुश्किलात भी पैदा करते हैं, जो कि मुल्क, कौम के लिए, अवाम के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती हैं। आपकी एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप बड़ा एक काम करने जा रहे हैं और आपका फिर एहसान होगा पूरी कौम के ऊपर, जिस तरह पहले भी आपने मवाद आमा के केसेज़ लड़े और जीते भी और कौम को उसका फ़ायदा हो रहा है और मज़ीद भी इंशाअल्लाह फ़ायदा आपके हाथ से ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया सर अपना।